लोको शेड मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कराची से मुल्क भर के लिए ट्रेन की रवानगी मुतासर है। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक लोको शेड के मुलाजमीन की हड़ताल कल से जारी है। बस अब क्या करें, अब बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। अब ना आए तो हमारी तो मजबूरी है ना इंतज़ार करना। जब 2-3 घंटे इधर आके इंतज़ार करेंगे सवारी का तो मुश्किल तो होगी। यहाँ से मेरा बैग चोरी हो गया, उसमें मेरा टिकट भी थे, मेरे 20,000 रुपया भी था और 3 बजे से ये टाइम आ गया। कराची का कैंट स्टेशन है जहाँ पर बड़ी तादाद में जो ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो जारी रहता है, लेकिन जो भी आमदोरफ्त का सिलसिला है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। गुज़श्ता रोज़ जो महकमा रेलवे के शोबा लोको शेड है उसकी जानिब से एहतजाज किया गया था, उसके बाद बाकायदा तौर पर काम ना करने पर हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया था और उसके बाद हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा कि जो ट्रेनों की आमदोरफ्त हुई थी वो शदीद मुतासर हुई थी। मिनिस्टर हैं, वजीर हारजा हैं और इंटीरियर मिनिस्टर, शायद उनका फोकस हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल पॉलिटिक्स और द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जितने जश्न मन रहे थे 15 अगस्त 2021 को कि अब तो तालिबानी आ गए हैं अफगानिस्तान पे, अब तो जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान की पताका जो है वो फहराएगी, पाकिस्तान का एकदम से उदय हो जाएगा। अभी तक जो पाकिस्तान की ज़मीन के नाम पर इतना कर्जा मिला है, अब अफगानिस्तान की ज़मीन भी हो जाएगी, पाकिस्तान की ज़मीन भी रहेगी, तो डबल कर्जा मिलेगा। उधर से चाइना भी इनको और करने लगेगा। मतलब कुल मिला के इन्होंने सोच रखा था जो अफगानिस्तान है, जो तालिबान है, ये इनके लिए एक ऐसा पैकेज है जिसको आने के बाद से इनकी एकदम बल्ले बलवारे न्यारे हो जाएंगे। गड़ा हुआ खजाना जैसे इनको मिल गया, गड़ा हुआ खजाना इनको मिल गया, उसके बाद फिर इनके कोई तकलीफ दुख नहीं रहेगा। जो अब तक इतना ऐश काटी है कर्जा ले लेकर के इतिहास में, अब उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा मिलेगा। वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है वो चाइना को निकलवाने के लिए दे देंगे, वहाँ से कर्जा लेंगे, इसके बाद अमेरिका को रास्ता देंगे, इसको रास्ता देंगे। ये वो करते कराते पूरी इनको उम्मीद थी जो कि पूरी तरीके से इनकी चकनाचूर हो गई है। आज 6 घंटे यहाँ पर जो ट्रेनें थीं वो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर लेट थीं, उसके बाद कराकरम 3 घंटे लेट थी यहाँ पर और जो इलामा इकबाल थी वो भी 6 घंटे लेट थी। आज जब हम यहाँ कैंट स्टेशन पर आए और हमने यहाँ का मुलाहिजा किया तो यहाँ पर आज अब तक रहमान बाबा जो है वो सिर्फ जा चुकी है, रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुकी है और उसके बाद अभी भी मुताबिक ट्रेनें ऐसी हैं जो कि बहुत लेट हैं। इस वक्त आप देख सकें तो प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं जो अपनी अपनी जो ट्रेन हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते पाकिस्तान ने कई बार अपनी जनता के भविष्य को गिरवी रखते हुए चीन से कर्ज लिया। अब यही कर्ज पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा है। जब पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं बचा तो उसने अपने देश की संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया। 40 से जायद मेंबर जो है मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो जो OIC का जो किरदार था, जिस पर्पस के लिए उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसको तश्कील दिया गया, वो यही था कि जहां पे भी हम देखेंगे कि मुसलमानों के राइट्स को वायलेट किया जाता है, उनको किसी किस्म की अनारकी का तशद्दुद का सामना है, अल्टीमेटली दे हैव टू प्ले कलेक्टिव रोल इन दिस रिगार्ड टू मिनिमाइज दीज काइंड ऑफ अग्रेशन। दीगर पाकिस्तान के जो डिफरेंट समिट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, मीटिंग्स थी जिसमें पाकिस्तान को कॉल किया गया डेमोक्रेसी के हवाले से, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने उसमें शिरकत की, तो कोई इतनी ज्यादा हमें ये चीजें फ्रूटफुल नजर नहीं आई पाकिस्तान के बेनिफिट्स के लिए, चूंकि हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। चाइना के अपने मामलात है, हिंदुस्तान के अपने मामलात है, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। सिर्फ पाकिस्तान अगर इस समिट में जो है वो शिरकत करेगा तो क्या फिर वो डेमोक्रेटिक स्टेट है? क्या फिर वो डेमोक्रेसी को प्रवेल कर सकता है? कि क्या इसके शिरकत किए बगैर भी पाकिस्तान कैन कॉल्ड इटसेल्फ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, अ रिपब्लिक स्टेट? इस इमारत की कीमत 50 से 60 लाख डॉलर बताई जा रही है। दूतावास की इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पाकिस्तान को 3 बड़े व्यापारी मिले हैं, जिनमें से एक यहूदी और एक भारतीय भी शामिल है। केयरटेकर सेटअप है, प्राइम मिनिस्टर महंगाई की वजह से परेशान है, लोगों की आमदनी कम है और लोगों की जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बढ़ चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी स्टेट फोकस्ड लाइन है, कंसंट्रेटेड है कि लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा किया जाए, आइडियोलॉजी है वो किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना हो, जो हमारी 2 नेशन थ्योरी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज़ ना हो। कहाँ पे आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ नज़र आई कि हमने जो चाइना के स्टेक्स थे, उनके नैरेटिव्स थे, उनको प्रोस्पेक्टिव को शामिल किया? हाँ, कोइंसिडेंटली बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि पाकिस्तान ने ये समझा कि चाइना इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड, कि अगर चाइना इसमें शिरकत नहीं कर रहा। इसी कड़ी में पाकिस्तान का एक विज्ञापन काफी सुर्खियां बटोर रहा है।
पाकिस्तान वॉशिंगटन में स्थित अपने दूतावास को बेचने जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने अखबार में विज्ञापन भी दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस नहीं करवाना चाहता, वो सारे मामला रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो इन चीजों को सामने रखें तो ये जो इस तरह की समिट्स हैं, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीटिंग्स हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है या पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एज कंपेयर टू इंटरनल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि सच में पाकिस्तान अपने दूतावास को बेच रहा है और सबसे मजे की बात यह है कि एक भारतीय शख्स उसे खरीद सकता है। आपको बता दें कि एक भारतीय शख्स ने पाकिस्तानी दूतावास के लिए बोली भी लगा दी है कि पाकिस्तान had so many internal issues to discuss nowadays and election is the ultimate issue के जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोग कंसंट्रेटेड हैं, फोकस्ड हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट डेली बेसिस पे 3 से 4 ऐसे केसेस देख रही है कि जिसमें हतुल मुकान कोशिश ये की जाती है कि जो इंटरनल इश्यूज हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्वार्टर से रिलेटेड, हम इसको एड्रेस करें, हम इसको एजुकेट करें एंड लेट डू समथिंग बेटर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। पाकिस्तान ने उसके अंदर कश्मीर की आवाज उठाई, बहुत से दीगर ममालिक ने, चीन ने भी उसमें जो बंद कमरा इजलास था जो 2019 में हुआ था उसके अंदर भी जो आवाज उठाई गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि यूएनओ का किरदार है जो लीग ऑफ नेशन बनी थी उसमें भी वो भी डेमोक्रेसी की हामी और नासिर थी। जो बता दें कि वॉशिंगटन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास की 3 इमारतों में से एक आर स्ट्रीट बिल्डिंग को सरकार बेच रही है। 1950 से लेकर 2000 तक इस बिल्डिंग का इस्तेमाल डिफेंस सेक्शन के तौर पर किया जा रहा था। देखिए बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान की एड की, पाकिस्तान को असिस्ट किया। हमारी बहुत सारी ऐसी बंदरगाहें थी, हमारे बहुत सारी ऐसी शाहराएं थी, रोड्स थे, कंस्ट्रक्टिव इश्यूज थे जिसके अंदर चाइना दे हैव प्लेड अ रोल लाइक अ ब्रदर टू पाकिस्तान और उसने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। मेरे ख्याल में दिस इज नॉट द इशू ऑफ द डे कि सिर्फ चाइना की वजह से इन तमाम चीजों को नेगेट कर दिया गया। तो वाई द पाकिस्तान हु इज ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जिसमें पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि जिसमें हम सर पकड़ के बैठ जाएं, ये इतनी ज्यादा सोच विचार करें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमने इस समिट के अंदर शिरकत नहीं की, जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे थे पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों से कि ये तो आकर के कश्मीर फतेह कर देंगे, ये तो पूरे सेंट्रल एशिया तक का एक्सेस दे देंगे, इनको ऐसा लगता था पाकिस्तानियों को जैसे एक पैतृक संपत्ति होती है ना, जैसे एक पैतृक संपत्ति होती है, एक हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे तो बाप दादा की इतनी इतनी जमीन पड़ी है, जैसे ही वो मेरे को मौका मिलेगा उसको हथियाने का, हड़पने का, जैसे ही मैं उसको हड़पूंगा मेरी एकदम से स्थिति बदल जाएगी। अभी जो गरीबी चल रही है एकदम से मैं उसको हड़पूंगा, हड़प के बेच दूंगा और बेचने के बाद एकदम से स्थितियां बदल जाएंगी। बिल्कुल वैसा ही पाकिस्तानियों को लगता था कि ये तो एक हम कह लें पैतृक संपत्ति है या फिर एकदम से कहीं गड़ा हुआ खजाना है, अभी वो दूध पी रहा है। एकदम से जब उसको हड़पने की नौबत आएगी उसको हड़प लेंगे और फिर उसको हड़पने के बाद से पाकिस्तान की किस्मत खुल जाएगी। ये सच्चाई है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के अफसरों को छोड़ दो, जो फौजी अफसर हैं उनको आप छोड़ दो, सरकार को छोड़ दो, पाकिस्तान की आम जनता को भी ये लगता था कि ये जो अफगानिस्तानी हैं इनको तो हमने पाल पोस के बड़ा किया है, इनको तो पाकिस्तानियों ने पाल पोस के बड़ा किया। तो ये जैसे ही अपनी आज़ादी लेकर के आएंगे, अमेरिका को भगाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान का एक छत्र राज होगा। फिर से एक वो जो एक बाबर का समय था वैसे ही फिर से एक जो है वो इस्लाम का फिर से दौर आएगा, फिर से युग आएगा और फिर से एक बार जैसे ही वो सब था फिर से वही सब चीज़ें लौट के चली आएंगी। अब यहाँ पर इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन इस पाकिस्तानियों से हो गई, ये समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार वो अफगानिस्तानी हैं कौन। वो अफगानिस्तानी वही हैं जिन्होंने पिछले, आप इतिहास उठा के देख लो, 500 साल का, 800 साल का, 1000 साल का, 1200 साल का या फिर बिफोर इस्लाम का, इस्लाम इस दुनिया में आने से पहले का भी आप इतिहास उठा के देखो, हमेशा से ही, जब से अभी हम 500 साल पीछे चले जाएं, अभी का देख लें तो मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है। उसके पहले जब यहाँ वाले जो वेस्ट पंजाबी सिंधी जो नॉन मुस्लिम कन्वर्ट नहीं होते तब भी झगड़ा था। उसके और पीछे चले जाएं जब अफगानिस्तान में बौद्ध थे और यहाँ पे वो सब थे तब भी था। उसके कितना आप इतिहास में पीछे जाओगे, रिलीजन बदलता रहा समय के साथ में, सरकारें बदलती रही, मतलब वहाँ पे राजशाही बदलती रही, सब कुछ बदलता रहा, सोच बदलती रही, संस्कृति बदलती रही, काफी कुछ बदला। पर जो ये
अफगानिस्तान में रहने वालों का जो झगड़ा था और ये जो आज के पाकिस्तान में रहने वालों का, ये दोनों इस जमीन के भूभाग के हिस्से वालों का जो झगड़ा था, ये कभी भी नहीं बदला है। और हमेशा इसमें जो पाकिस्तान में रहने वाले, इतिहास में हमने देखा है, इधर में रहने वाले हमेशा हिस्सा पिटा है और उधर वालों ने हमेशा आकर के चढ़ाई की। यही हमेशा से इस खित्ते का हमने इतिहास देखा है।